नमस्कार, मैं हूं अमित वर्मा और आज जो है हम लोग CNT एक्ट 1908 को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग इम्पोर्टेंट शब्दावली को देखेंगे, जिसमें से ज़मीन के प्रकार होते हैं, जैसे कि हल्का क्या होता है, पटवारी क्या होता है, कास्त क्या होता है, काश्तकार क्या होता है, खतियान क्या होता है, मजरूआ, गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास। तो इस प्रकार के जितने भी इम्पोर्टेंट शब्दावली है जो CNT SPT एक्ट से है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, CNT एक्ट से टोटल 10 क्लासेस होंगे और इसमें जो है आज की क्लास में इम्पोर्टेंट शब्दावली को देखेंगे। फिर दूसरा क्लास में जो है हम लोग ये जो CNT एक्ट है किस प्रकार बना उसको देखेंगे और फिर आगे की क्लास में हम लोग जो है इम्पोर्टेंट धारा को हम लोग डिस्कस करेंगे। एक एक धारा को हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, CNT एक्ट किस प्रकार लागू हुआ, इसके पीछे क्या इतिहास रहा है, उन सारे चीज़ों को हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, CNT एक्ट 10 क्लास में कंप्लीट होगा। इसके बाद फिर हम लोग जो है SPT एक्ट संथाल परगना जो कानून था उसको हम लोग जो है आगे के क्लास में फिर हम लोग देखेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग इम्पोर्टेंट शब्दावली को देखेंगे और इसको अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो आप जब धारा पढ़ोगे तो आपको अच्छी से समझ में आएगी। ठीक है, तो इसका PDF जो है आपको एग्ज़ाम पोर्टल ऐप पर मिल जाएंगे। ठीक है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। इससे संबंधित टेस्ट भी आपको जो है हर क्लास का टेस्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ कंप्लीट क्लास जो है आपको यहाँ पर एग्ज़ाम पोर्टल ऐप पर जो है 11th GPSC का मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अंचल। तो अंचल जो है अनुमंडल और हल्का के बीच की इकाई को कहते हैं। अब हल्का क्या होता है? तो हल्का कहा जाता है 10 से 12 गांव को मिलाकर हल्का कहा जाता है। ठीक है, 10 से 12 गांव को मिला देते हैं तो पूरे एरिया को हल्का कहा जाता है। और अंचल किसको कहा जाता है? तो अंचल में जो है 10 से 12 हल्का होता है। ठीक है, अंचल में 10 से 12 हल्का होता है और एक हल्का में 10 से लेकर के 12 गांव होता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। हल्का क्या होता है? अंचल की सबसे छोटी राजस्व इकाई, जिसमें 10 से 12 गांव शामिल होते हैं। यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि हल्का जो होता है उसमें 10 से 12 गांव शामिल होते हैं और अंचल की सबसे छोटी राजस्व इकाई होते हैं। अब यहाँ पे देखो, पटवारी आप लोग सुने होंगे कि पटवारी की परीक्षा होने वाली है। तो पटवारी किसको कहते हैं? इसको आप यहाँ से समझ सकते हैं कि झारखंड में अंचल निरीक्षक, जिसको सर्कल इंस्पेक्टर कहा जाता है, उसी को जो है पटवारी कहा जाता है। तो झारखंड में पटवारी नहीं कहा जाता है, पटवारी के जगह पे अंचल निरीक्षक कहा जाता है। ठीक है, ब्लॉक लेवल पे होते हैं, जिसको सर्कल इंस्पेक्टर कहा जाता है। इसका काम क्या है? तो इसका काम जो है गांव की राजस्व संबंधी अभिलेख रखने के नियुक्त पदाधिकारी को पटवारी कहा जाता है या फिर अंचल निरीक्षक कहा जाता है। तो गांव की राजस्व संबंधी जो ब्यौरा होता है, ठीक है, तो उसको देखभाल करने के लिए जो है एक पदाधिकारी का नियुक्त किया जाता है, जिसको जो है सर्कल इंस्पेक्टर कहा जाता है, अंचल निरीक्षक कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर है एवो रीजनल। ठीक है, एवो रीजनल तो झारखंड में निवास करने वाले मूलवासी और आदिवासी को ही जो है एवो रीजनल कहा जाता है। कास्त का तात्पर्य क्या है? कास्त का अर्थ होता है खेत और काश्तकार का अर्थ होता है किसान। जो किसान है उसको हम लोग काश्तकार कह सकते हैं या फिर रैयत को भी जो है हम लोग काश्तकार कह सकते हैं। ठीक है, खतियान। तो आप लोग जो है अभी न्यूज़ में काफ़ी सुन रहे होंगे कि 1932 का खतियान जो है लागू करो। तो जो 1932 में जो है भूमि से संबंधित जो कानून वगैरह बनाया गया था, उसको यहाँ पे लागू करने के लिए कहा जा रहा है। तो खतियान का मतलब होता है कि ज़मीन का विस्तृत ब्यौरा और रैयत का अधिकार पत्र है। मतलब ये ज़मीन मेरा है तो मेरा है, ठीक है, और उसके लिए कागज पत्र बना हुआ है, तो वही चीज़ कहा जाता है। खतियान का मतलब है कि ज़मीन का विस्तृत ब्यौरा और रैयत का अधिकार पत्र। ठीक है, रैयत मतलब जिसका खेत है उसका अधिकार है,
ठीक है, उसके कागज से संबंधित होते हैं। खेबर क्या होता है? तो जमींदार, मुंडारी, खुटकटीदारों और भूइंरों का अधिकार पत्र है। जो कानून बनाया गया है, ठीक है, तो उस कानून का जो पत्र है, ठीक है, या फिर जो लेखा जोखा है, जो अधिकार है, उसी को खेबर कहा जाता है। किसके बारे में बताया जा रहा है? तो मुंडारी, खुटकटीदार और भूइंर और जमींदार, तो ये सब का जो अधिकार पत्र होता है, जो इसका जो अपना कानून है, उसको ही खेबर कहा जाता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग आपको इसको समझना है कि मजुरवा क्या होता है, गैर मजुरवा क्या होता है, गैर मजुरवा आम क्या होता है और गैर मजुरवा खास क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग अगर ज़मीन लेने जाते हो तो आप पता करते हो कि क्या वो मजुरवा ज़मीन है कि रैयती ज़मीन है। तो रैयती ज़मीन मतलब कि रजिस्टर्ड है और मजुरवा ज़मीन मतलब कि रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, तो मजुरवा का मतलब होता है जिस पर फसल होती है और गैर मजुरवा का मतलब होता है जिस पर फसल नहीं होती है, ना होती है। भूमि जिसमें फसल या खेती ना होती है उसको गैर मजुरवा कहते हैं। ठीक है, गैर मजुरवा आम, तो यहाँ पे एक चीज़ आप समझ लो कि गैर मजुरवा ज़मीन किसको कहते हैं। जैसे कि आप लोग गांव में देखे होंगे बड़ा बड़ा टाण, बड़ा बड़ा जो है टाण वगैरह या फिर प्रतिभूमि आप देखते होंगे। ठीक है, तो वो सब जो है या तो गैर मजुरवा आम ज़मीन है या फिर गैर मजुरवा खास ज़मीन है। मतलब पूरे गांव वालों का जो है उसमें अधिकार है या फिर गांव वालों का नहीं तो फिर सरकार का अधिकार है। ठीक है, तो वही अगर गांव वालों का अधिकार है तो उसको गैर मजुरवा आम कहते हैं और अगर सरकार का अधिकार है उस पर तो गैर मजुरवा खास ज़मीन उसको कहते हैं। गैर मजुरवा क्या होता है? जिसमें फसल नहीं होती है, खेती नहीं होती है। गैर मजुरवा आम क्या है? सामुदायिक भूमि जिस पर खेती ना होती है और यह भूमि गांव के खतियान ने रास्ता, पूजा स्थल, जानवरों की आराम भूमि, तालाब, बांध के रूप में अंकित, जिस पर ग्रामीण समुदाय का अधिकार होता है और इस पर जो है ना तो सरकार का ना ही रैयत का अधिकार होता है। मतलब वैसे ज़मीन जिस पर गांव वालों का अधिकार होता है उसको गैर मजुरवा आम ज़मीन कहते हैं। ठीक है, इस पे सरकार का अधिकार नहीं होता है। जैसे कि आपके गांव में बहुत बड़ा एक टाण जो है, टाण वैसे भूमि को कहते हैं, मंझियस भूमि को टाण कहते हैं। ठीक है, जिसमें पानी वगैरह नहीं होता है। तो आपके गांव में इस तरह का बहुत बड़ा टाण है, आप लोग फुटबॉल वगैरह भी खेलते होंगे, ठीक है, मैदान में। तो आपके गांव में बहुत बड़ा टाण है और यह टाण जो है गैर मजुरवा आम ज़मीन है। तो अगर आपके गांव में अगर एक सामुदायिक भवन बनाना हो तो आप कहाँ बनाओगे? आप अपना खेत तो दोगे नहीं। तो गैर मजुरवा आम ज़मीन जो होगा, जहाँ पर पूरे गांव वालों का हक होता है उस ज़मीन पे, उस ज़मीन पे जो है आप सामुदायिक भवन बनाओगे, अस्पताल बनाओगे, ठीक है, पूजा स्थल बनाओगे। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि गैर मजुरवा ज़मीन जो होता है, गैर मजुरवा आम ज़मीन वह होता है जिस पर गांव वालों का अधिकार होता है। ठीक है, जहाँ पर जो है गांव से संबंधित कुछ भी अगर करना हो तो फिर उस ज़मीन पे आप कर सकते हैं। गैर मजुरवा खास ज़मीन क्या होता है? जिस पर जो है सरकार का अधिकार होता है, सरकार के कब्जे में होता है। ठीक है, तो गैर मजुरवा मतलब जिस पर खेती नहीं होता है, गैर मजुरवा आम का मतलब जिस पर ग्रामीणों का अधिकार होता है, गैर मजुरवा खास जिस पर जो है सरकार का अधिकार होता है। ठीक है, पीडीएफ को आप प्रिंट आउट निकाल कर रख लीजिएगा, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप काफ़ी अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। भूगुत बंद या फिर फसल बोग बंद या फिर जर पेशगी किसको कहते हैं? तो आप यहाँ पे एक चीज़ समझ लो कि ए हो आप, ठीक है, और आपसे हम जो है एक ज़मीन लेते हैं, इतना बड़ा ज़मीन लिए आपसे, हम 1 एकड़ का ज़मीन लिए, ठीक है, और हम इस पे उपज कर रहे हैं। तो आप हमको जो है ज़मीन दिए हो कितने साल के लिए? तो 7 वर्ष के लिए। कि लो आप जो है हमको 1 लाख में 1 एकड़ ज़मीन जो है 7 वर्ष के लिए आप जो है मुझे दे दिए हो। आप क्या कह रहे हो कि लो इतना पैसा मुझे दो और तुम 7 साल इसमें खेती करना, उसके बाद 7 साल जैसा ही कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम तुम्हारे ज़मीन हम वापस ले लेंगे। तो वही कहा जाता है जर पेशगी, जिसमें मूलधन और ब्याज के बदले में एक निश्चित समय अधिकतम 7 वर्ष के लिए भूमि दी जाती है। मतलब आप तो 1
जैसे कि आप अपना ज़मीन जो है मुझे 1 लाख में मुझे दे दिए हो, ठीक है, 7 वर्ष के लिए, तो आप सालाना जो है टैक्स वगैरह या फिर ऋण वगैरह आप मुझे ब्याज वगैरह आप हमसे नहीं लोगे। आप एक ही बार हमसे 1 लाख ले लिए हो 7 वर्ष के लिए, और 7 वर्ष जैसा ही कंप्लीट होगा उसके बाद फिर जो आपका हम ज़मीन लिए हैं वह ज़मीन आप पुनः वापस ले लोगे। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है कि मूलधन और ब्याज के बदले में एक निश्चित समय अधिकतम 7 वर्ष के लिए भूमि दी जाती है, ठीक है। मतलब मूलधन ब्याज वगैरह आप नहीं लोगे हमसे सालाना, आप एक ही बार 1 लाख में 7 वर्ष के लिए आप मुझे ज़मीन दे दी हो, और 7 वर्ष जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद पुनः वह ज़मीन आप वापस ले लोगे हमसे, ठीक है। बंधक लेने वाला व्यक्ति भूमि के उत्पादन का उपयोग कर सकता है। आपका ज़मीन हम 7 वर्ष के लिए 1 लाख में लिए हैं, तो हम जो है भूमि का उपयोग करेंगे 7 वर्ष तक, ठीक है। ऋण का मूल और सूद वापस नहीं करना होता है। आप इसके अलावा हमसे कोई सूद नहीं लेंगे, कोई ऋण नहीं लेंगे, कोई ब्याज नहीं लेंगे। समय सीमा के समाप्ति पर बंधिक जमीन स्वतः वापस हो जाती है। जैसे ही 7 साल कंप्लीट होगा, जो हम आपसे ज़मीन लिए हैं वह ज़मीन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो उसी को भूगोतबंद, फसल भोगबंद या फिर जर पेशगी कहते हैं। फिर देखिए यहाँ पे किल्ली, तो आप लोग पढ़े होंगे झारखंड के इतिहास में, आदिवासियों के वंश गोत्र कुल को कहा जाता है क्या? किली, ठीक है। और आप लोग एक चीज़ और पढ़े होंगे झारखंड में आदिवासी के बारे में अगर पढ़े होंगे तो गोत्र को टोटम कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको रट लो। झारखंड के आदिवासियों में गोत्र की प्रथा है ना, तो उसी गोत्र को टोटम भी कहा जाता है, ठीक है। और आदिवासियों के वंश गोत्र कुल को किली कहा जाता है। कुर्सीनामा, तो कुर्सीनामा का तात्पर्य है वंशावली से। अगर आप अपना जातीय प्रमाण पत्र बनाने जाते हो तो आपसे जो है वंशावली मांगा जाता है, आपसे जो है कुर्सीनामा माना जाता है कि आपके दादा, आपके पिताजी, फिर आपके कितने भाई हैं, आपके 3 भाई हैं, फिर आपके पिताजी 2 भाई हैं, फिर आपके जो है पिताजी के पिता कितने भाई हैं यहाँ पे, ठीक है, तो उसके 3 भाई हैं। आपके दादाजी के 3 भाई हैं, आपके पापा के 2 भाई हैं, आप खुद 3 भाई हो। तो इस तरह का कुर्सीनामा होता है जिसको वंशावली कहा जाता है, ठीक है। तो अगर आप जातीय प्रमाण पत्र वगैरह बनाते हो तो आपसे मांगा जाता है कि अपना वंशावली दो, अपना खतियान दो, तभी हम आपका सर्टिफिकेट बनाएंगे। तो कुर्सीनामा का मतलब होता है वंशावली से। खास महल, खास महल का मतलब होता है सरकारी ज़मीन। वैसे ज़मीन जिसपे सरकार का हक होता है, वैसे ज़मीन को खास महल कहा जाता है। खोरपोश, तो खोरपोश क्या होता है? जमींदार के द्वारा अपने निकट संबंधी को दी जाने वाली ज़मीन को खोरपोश कहा जाता है। यह एक प्रकार का भरण पोषण या फिर गुजारा भत्ता है। जैसे कि आप जो है अपना ज़मीन जो है आप अपने ममेरा भाई को दे दियो, ठीक है, मामा का लड़का को दे दियो आप अपना ज़मीन, ठीक है, तो उसको जो है खोरपोश कहा जाएगा। मतलब कि जमींदार के द्वारा अपने निकट संबंधी को दी जाने वाली ज़मीन को खोरपोश कहा जाता है, ठीक है। केसर ए हिंद, तो केसर ए हिंद जो है इसका अर्थ होता है भारत का सम्राट। मतलब कि केंद्र सरकार की वैसे ज़मीन से है जो सैनिक छावनी के रूप में उपयोग में लाई जाती है। जैसे कि रामगढ़ में सैनिक छावनी है ना, तो वह ज़मीन जो है केंद्र सरकार की है और वह ज़मीन को हम कह सकते हैं कि केसर ए हिंद ज़मीन है, ठीक है। चास, चास का मतलब क्या होता है? चास का मतलब होता है खेती से या फिर जोत से, ठीक है। जमींदार, ठीक है, या फिर भूस्वामी, तो इसका आशय है झारखंड सरकार से, क्योंकि आप यहाँ पे देखो जमींदार या फिर भूस्वामी, तो इसका आशय है झारखंड सरकार से जिसके अंदर रैयत भूमि धारण करता है। मतलब कि जमींदार किसको, पहले जमींदारी प्रथा चलती थी, ठीक है, पहले भूस्वामी हुआ करता था, लेकिन अभी कौन है? तो अभी सरकार न है। सरकार जब चाहे जब कोई भी ज़मीन झारखंड में जो है वह ले सकती है, ठीक है। अगर आप घर बनाए हो और यहाँ से अगर हाईवे गुजर रहा है और सरकार को चाहिए कि हमको ये ज़मीन चाहिए, तो सरकार आपसे ये ज़मीन ले सकती है कभी भी। तो फिर ज़मींदार कौन हुआ? सरकार न है। तो वही कह रहे हैं कि ज़मींदार या फिर भूस्वामी कौन है? यहाँ की झारखंड सरकार, ठीक है, जिसके अंदर रैयत भूमि धारण करता है। मतलब ज़मीन जो है सरकार की है और उसके अंदर जो है रैयत, मतलब जिसका
उस इसके अंदर जो है, जैसे कि ज़मीन सरकार की है, ये ज़मीन जो है झारखंड में जितने भी ज़मीन है वो सारे भूभाग जो है जितने भी है वो सारा सरकार का है। और इसके अंदर जो है ये मेरा है, ये तेरा है, ये तुम्हारा है, तो तुम्हारे चाचा का है, तो इसका है, फलना ढेकाना। ठीक है, तो वही चीज़ कहा गया है कि ज़मींदार कौन होते हैं, जो ज़मीन का मालिक होता है। जीन्स, जीन्स क्या होता है, इसका आशय फसल से है। ठीक है, झूम क्या होता है, जंगल के भाग को जलाकर खेत बनाने का प्रचलन को ही झूम कहा जाता है। आप लोग झूम खेती पढ़े होंगे 9वां 10वां क्लास में। तो झूम मतलब होता है कि जंगल के कुछ भाग को जला दिया जाता है, लकड़ी उकड़ी काट करके, और उसमें जो है खेती किया जाता है। अच्छा, डकुआ क्या होता है, तो वह कर्मचारी जिसका कार्य सूचना प्रसारित करना होता है उसको डकुआ कहा जाता है। डाली कटारी आप लोग पढ़े थे पिछले क्लास में, जब हम लोग जो है विभिन्न जनजातियों की प्रशासनिक व्यवस्था को पढ़ रहे थे। तो डाली कटारी जो है वह भूमि होता है, वह भूमिहरी भूमि जो गांव के पाहन के संरक्षण में रहता है। मतलब गांव का पाहन मतलब गांव का जो पुजारी के संरक्षण में रहता है उसको डाली कटारी कहा जाता है। ठीक है, पूजा पाठ वगैरह जो है इस तरह के भूमि में किया जाता है। थान क्या होता है, तो वही पुलिस थाना का क्षेत्र को थान कहा जाता है, थाना। एक चीज़ और है यहाँ पे देखिए, बाकब्जे रैयत, बाकब्जे रैयत, तो यह सेवा भूमि है। इसमें बाकब्जे रैयत को पेड़ का फल और सूखी डाली लेने का हक होता है, जबकि लकड़ी भूमि के मालिक के संपत्ति को होती है। मतलब कि बाकब्जे रैयत मतलब कि हम इसको कब्जा नहीं किया, मतलब कि ये ज़मीन जो है रमेश का है, और इस पे उत्पादन जो है मतलब कि इस पे जो फल फूल फल रहा है वह कौन यूज कर रहा है, तो राहुल कर रहा है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि राहुल जो है पेड़ का फल खा सकता है। ठीक है, पेड़ का सूखी डाली काट सकता है, पेड़ का पत्ता यूज कर सकता है, लेकिन पेड़ काटने का हक, पेड़ पर हक जो है रमेश का है। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है बाकब्जे रैयत। मतलब कि रैयत को, बाकब्जे रैयत को पेड़ का फल और सूखी डाली लेने का हक होता है। ठीक है, लेकिन बात आ जाएगी लकड़ी की, तो लकड़ी जो है भूमि का, जिसका भूमि है उसी का लकड़ी होगा। ठीक है, जैसे कि एक भूमि है, ठीक है, और भूमि पे बहुत सारा पेड़ लगा हुआ है, तो यह भूमि जो है आपका है। ठीक है, ये भूमि आपका है। ठीक है, और आपने जो है काफ़ी सारे अपने भूमि पे जो है पेड़ लगाया हुआ है। अब आपसे हम कहेंगे कि आपका जो ये खेत है, आपका जो भूमि है, इस पे हम जो है काम करना चाहते हैं, तो इस पे जितने भी फसल होगा, जो फल फूल होगा, पत्ता होगा, सूखी डाली होगी, वो सब हम ले सकते हैं, लेकिन लकड़ी जो है हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि लकड़ी आपके ज़मीन पे लगा हुआ है और लकड़ी पे अधिकार जो है आपका होता है। ठीक है, तो उसी को बाकब्जे रैयत कहते हैं, मतलब पूरी तरह से जो है उस पर मेरा अधिकार नहीं है। ठीक है, दीकू या फिर परदेसी आप लोग कई बार सुने होंगे। तो दीकू का मतलब होता है बाहरी, मतलब झारखंड के आदिवासियों के द्वारा शदानों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया था, उसको दीकू कहा जाता है। देशावली किसको कहते हैं, स्थानीय या फिर ग्राम देवता के सामुदायिक भूमि को। अरे गांव में देवता होते हैं ना, आप लोग भी मंडप वगैरह देखे होंगे गांव में, जो पूरे गांव का अधिकार होता है। ठीक है, तो उस तरह के जो सामुदायिक भूमि होते हैं उसको देशावली कहा जाता है। दोआमी किसको कहते हैं, इसका आशय है अस्थाई बंदोबस्ती से। पहनई किसको कहते हैं, वह भूमि जो पाहन के संरक्षण में दी गई है। पाहन मतलब पुजारी। ठीक है, तो पहनई आप लोग पढ़े होंगे पिछले प्रशासनिक व्यवस्था में, नहीं पढ़े तो आप पढ़िए उसको। ठीक है, तो यह पहनई को जो भूमि दी जाती है सामुदायिक भूमि होती है, पूरे गांव वालों का अधिकार होता है। जैसे कि आपको हमने बताया था ना कि गैर मजरूआ आम, तो गैर मजरूआ आम जो ज़मीन होता है उस पे पूरे गांव वालों का अधिकार होता है, और पूरे गांव वाले जो है, पूरे गांव में जो पाहन होता है, जो पुजारी होता है, अगर उसको ज़मीन देना होता है तो फिर यहाँ से वो ज़मीन दे सकता है। ठीक है, तो पहनाई को जो ज़मीन दिया जाता है वो सामुदायिक भूमि होती है और अहस्तांतरणीय भूमि होती है। मतलब कि पहनाई को दिया गया है तो पहनाई फिर उस ज़मीन को कहीं बेच नहीं सकता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे पर्जा, तो मुंडारी खुटकटीदार भूइहर के द्वारा अपने गांव में बसाए जाने वाले रैयत को पर्जा की संज्ञा दी गई है। ठीक है, जैसे कि पर्जा किसको कहते हैं, मुंडारी खुटकटीदार भूइहर के द्वारा अपने गांव में बसाए जाने वाले रैयत को पर्जा की संज्ञा दी गई है। पीढ़,
तो पोढ़ात एवं कोल्हान क्षेत्र में परंपरागत तहसील को पीड़ कहा जाता है। ठीक है, तहसील, तहसील हम लोग जिला बोलते हैं, लेकिन वहाँ पे पहले तहसील कहा जाता था। बकास्त किसको कहते हैं? ठीक है, तो बकास्त जो किसको कहते हैं कि निज जोत की भूमि को, भूमि मालिक के द्वारा खेती की जाने वाली भूमि को, जैसे कि ये मेरा ज़मीन है, ठीक है, और इसमें हम खुद खेती करते हैं, उसको बकास्त कहते हैं। मतलब भूमि के मालिक के द्वारा खुद खेती किया जाता है, उसको बकास्त कहते हैं। ठीक है, बख्शीनामा या फिर हिबनामा क्या होता है? तो बख्शीनामा और हिबनामा का मतलब होता है दान पत्र से। ठीक है, कि चलो हम तुमको यह खेत जो है बख्शीनामा में दे दिए हैं, जैसे कि यह खेत मेरा है और एक खेत जो है हम आपको जो है बख्शीनामा में दे दिए, मतलब कि दान दे दिए, ले जाओ तुम इस खेत पे यूज करो, खेत पे खेती करो, लेकिन ये खेत तुम्हारा, खेत में तुम्हारा अधिकार नहीं है, खेत मेरा है। ठीक है, मेरे नाम से रजिस्टर्ड है, लेकिन हम बख्शीनामा कर दिए, तुमको दान दे दिए, जाओ तुम इस पे जो है खेती वगैरह करो और अपना जीवन यापन करो। ठीक है, फिर आगे है भूतखेता। तो ग्राम देवता को समर्पित भूमि को भूतखेता कहा जाता है। गाँव में जो देवता होती है, जहाँ पे पूजा पाठ की जाती है जिस भूमि में, उसको भूतखेता कहते हैं। महतोई, तो महतों को उसकी सेवा में दी गई भूमि को महतोई भूमि कहते हैं। तो ये महतोई भूमि, भूतखेता भूमि, डाली कटारी भूमि, ये सब आप लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे ना। प्रशासनिक व्यवस्था, विभिन्न जनजातियों की प्रशासनिक व्यवस्था के क्लास में हमने बताया है, तो आप अगर नहीं पढ़े हो तो जाके वहाँ से पढ़ो। ठीक है, माल, माल का क्या अर्थ है? माल का आशय है लगान या फिर मालगुजारी से। मालगुजारी मतलब कर कह सकते हैं इसको। शासनदीरी, तो शासनदीरी या फिर हडगिड़ी, जहाँ पर कब्रगाह होते हैं, जहाँ पे लाश वगैरह को गाड़ा जाता है, वैसे भूमि को शासनदीरी कहते हैं या फिर हड़गड़ी कहते हैं। हुक्मनामा, तो जमींदार के द्वारा दिया गया लिखित आदेश को हुक्मनामा कहते हैं। जमींदार मतलब जिसकी भूमि होती है, ठीक है, जो ज़मीन का मालिक होता है, उसके द्वारा अगर कोई लिखित आदेश दिया जाता है तो उसको जो है हुक्मनामा कहा जाता है। जैसे कि झारखंड में, या फिर जैसे झारखंड ही मान लेते हैं, तो झारखंड में जितने भी ज़मीन है वो सारा झारखंड सरकार का है, और झारखंड सरकार अगर कोई हुक्मनामा निकालता है कि ये ज़मीन जो है हमको चाहिए क्योंकि यहाँ पे हम कुछ फैक्ट्री खोलना चाह रहे हैं, तो उस तरह के आदेश को हुक्मनामा कहा जाता है। ठीक है, जो ज़मींदार के द्वारा दिया जाता है। फिर थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दखल दिहानी। दखल दिहानी का मतलब क्या होता है? तो ज़मीन पर कानूनी कब्जा दिलाना दखल दिहानी कहलाता है। ठीक है, अगर कोई ज़मीन है और वह ज़मीन रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, तो अगर उसको रजिस्टर्ड करना है, उस पर कानूनी कब्जा दिलाना है, कानूनी हक दिलाना है, तो उसको जो है दखल दिहनी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है जमाबंदी क्या होता है? तो अंचलाधिकारी के द्वारा मालगुजारी का निर्धारण जमाबंदी कहलाता है। मालगुजारी का निर्धारण मतलब कि ये ज़मीन से जो है आप रसीद कटाते हैं ना अपने ज़मीन का, तो उसी को समझ लो कि आपको ज़मीन का रसीद कटाना है तो फिर 200 रुपया लगेगा। ठीक है, तो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? अंचलाधिकारी के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो अंचलाधिकारी के द्वारा मालगुजारी का निर्धारण जमाबंदी कहलाता है। ठीक है, आपका ज़मीन है तो आप रसीद कटवाते हो ना समय समय पर, तो वही समझ लीजिए कि वही जो रसीद कटाते हो, जो पैसा देते हो ना, उसी को मालगुजारी आप समझ लो। और वह जो है अंचलाधिकारी के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि एक ज़मीन पर जो है 200 रुपया, एक ज़मीन का रसीद कटवा रहे हो तो इसका जो है 200 रुपया लगेगा। ठीक है, खूंट का तात्पर्य है वंश से। ठीक है, रजहस का मतलब होता है रैयती ज़मीन, ठीक है, जो रजिस्टर्ड है। मजीहस का मतलब होता है कि यह अब रैयती भूमि के रूप में मान्य है। मतलब कि मजीहस मतलब बीच वाला जो ज़मीन होता है ना, उसको मजीहस ज़मीन कहते हैं। और यह ज़मींदारों के समय विशेषाधिकारों के भूमि था। मतलब कि मजीहस भूमि पे जो है ज़मींदार के समय में कुछ विशेष अधिकार दिया गया था उस तरह के भूमि को, जहाँ पे जो है आप खेती, जहाँ पे आप जो है अगर आपको जो है हॉस्पिटल खोलना है तो आप मजीहस ज़मीन पे हॉस्पिटल खोल सकते हैं। आपको पंचायत भवन बनाना हो तो आप इस तरह के ज़मीन में पंचायत भवन बना सकते हैं। उस समय जो है ज़मींदारों को विशेष अधिकार दिया गया था इस तरह की भूमि में, लेकिन अब नहीं है। अब आप इतना ही याद रखो कि यह जो है मजीहस जो ज़मीन है,
यह रहती भूमि हो गया है, ठीक है, मतलब कि रजिस्टर्ड हो चुका है। अब इस पे आप जो है विशेष अधिकार नहीं है, आप इस पे हॉस्पिटल या फिर आप इस पे तालाब या फिर इस पे जो है कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, जिसके नाम से रजिस्टर्ड है वह जो चाहे वो कर सकता है। तो इस तरह से जो है विभिन्न शब्दावली था CNT एक्ट से संबंधित। और इतना अगर आप पढ़ लोगे ना तो फिर क्या बताएं आपको, आप जो भी पढ़ोगे ना CNT एक्ट की विभिन्न धाराएं, ठीक है, आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगी। और हम तो कहते हैं कि जो भी क्लासेस होती है आप उसको कंप्लीट कर लो काफ़ी अच्छे से। CNT SPT से अगर 12 प्रश्न आएगा तो आप 12 का 12 प्रश्न सही करके आओगे, एक गारंटी है, ठीक है। पिछले क्लास हम लोग जो है विभिन्न जनजातियों की प्रशासनिक व्यवस्था जो हमने लिया है वहाँ से 6-7 सवाल आते हैं, आप उसको देख लो, उसका नोट्स पढ़ लो ना, वहाँ से भी आप 100% जितने भी प्रश्न पूछा जाएगा, अगर 6 प्रश्न पूछा जाएगा तो आप 6 प्रश्न बना करके आओगे, ठीक है। काफ़ी अच्छा कंटेंट आप लोगों को दे रहे हैं, काफ़ी अच्छा चीज़ दे रहे हैं, आप पढ़िए, ठीक है। आपसे जो है हर सवाल बनेगा। और हम जब पढ़ा रहे हैं क्लास ना तो आप इसका टेस्ट वगैरह कहीं पे देख सकते हैं, आप दीजिए, आपसे सारे प्रश्न बनेंगे। ऐसा नहीं कि केवल आप हमारा ही टेस्ट दो, अगर आपके पास कोई बुक है या फिर ऑनलाइन कहीं पे मिलता है तो आप अगर कहीं टेस्ट देते हो तो आप पता कीजिएगा, सारे प्रश्न जो है हमारे PDF वगैरह से मिल जाएंगे, आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप किताब से पढ़ना चाहते हो CNT एक्ट तो आप पढ़ते रह जाओगे, एग्जाम पार हो जाएगा, एक भी कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। हम जो पढ़ा रहे हैं उस तरह से आप उसको देखते जाओ क्लास को और उसको रिवीजन करते जाइए आप, ठीक है। आपको काफ़ी अच्छे से CNT एक्ट जो है समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लासेस कल ना हो करके परसों होंगे 1 तारीख को, ठीक है, 1 सितंबर को। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है CNT एक्ट की जो प्रारूप था उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू।